स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया है उसकी स्टेप नंबर 2 के बारे में। और फर्टिलाइजेशन का जो 2nd स्टेप है उसे एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने एग्लूटिनेशन समूहन की क्रिया के बारे में डिस्कशन किया था। और वहां हमने फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन ये जो अंतः क्रिया थी, इंटरैक्शन थी, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया था। उसके बाद जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आंतरिक निषेचन की क्रिया हो रही है, उन जंतुओं में हमने कैपेसिटेशन योग्यता अर्जन की जो क्रिया है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और वो नेक्स्ट पार्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन का। क्या है एक्रोसोमल रिएक्शन, क्या होगा एक्रोसोमल रिएक्शन में, ये हम आज के इस लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखें, शुक्राणु की संरचना को, तो स्पर्म के हेड वाले पार्ट में जो शुक्राणु का शीर्ष भाग है वहां पर हमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम एक्रोसोम है। ये एक्रोसोम जब शुक्र कायांतरण की क्रिया होती है उस समय गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इस एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा वो बात करते हैं। अंडाणु के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण है। अगर मैं सी अर्चिन का एग्जाम्पल लूं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य प्रकार का निषेचन होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अंडाणु के चारों ओर एक जेली एनवेलप प्रेजेंट है और फिर अंडाणु के चारों ओर एक विटेलाइन झिल्ली प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर ऐसी है कि सबसे बाहर जेली एनवेलप, उसके अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर है सी अर्चिन में। इसी प्रकार अगर ह्यूमन की ओवम की बात करें मानव में, तो वहां बाहर की ओर कोरोना रेडिएटा का एक आवरण है और उसके भीतर की ओर जोना पेल्यूसिडा का एक आवरण है। तो निषेचन की क्रिया तब तक नहीं हो सकती जब तक शुक्राणु अगर सी अर्चिन में है तो जेली एनवेलप को नष्ट करे, अगर बात करें मानव में तो वो कोरोना रेडिएटा को और जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करे। तो ये जो काम है सी अर्चिन में जेली एनवेलप को नष्ट करने का और मानव में
कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा को पेनेट्रेट करने का, ये काम एक्रोसोमल रिएक्शन में होता है। और ये काम एक्रोसोम का है जो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, तो बेसिकली इस पूरी एक्रोसोमल रिएक्शन में दो घटनाएं हमको दिखती हैं। पहला कि अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने स्पर्म के हेड वाले पार्ट को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है और इस डायग्राम के द्वारा हम एक्रोसोमल रिएक्शन में जो दो घटनाएं, जो दो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं कि ये इतना सा जो रीजन मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है, ये स्पर्म के हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? अब यहां समझना कि जो रेड कलर का रीजन मैंने बनाया इतना सा, अगर मैं इसको मार्क करना चाहूं तो ये जो रीजन है वो स्पर्म के न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। क्लियर? नंबर 2, ये बाहर की ओर मैंने एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, यहां पर दिख रहा होगा आपको। ये स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे न्यूक्लियस के ऊपर की बात करूं, मैंने वॉयलेट कलर से, बैंगनी कलर से एक गोला बनाया है। ये एक्चुअल में एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं और इन एक्रोसोमल वेसिकल्स में एक्रोसोमल कंटेंट भरा हुआ है। बेसिकली ये प्रोटियोजेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो इस वेसिकल्स में भरे हुए हैं और इनके चारों ओर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है। तो अभी तक एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू नहीं हुई, मैं ये बात कर रहा हूं। तो क्या स्थिति है कि शुक्राणु की कोशिका झिल्ली इस एक्रोसोम की वेसिकल की मेम्ब्रेन से अलग है, यानी दोनों झिल्लियां अलग अलग है, दोनों के बीच में गैप मैंने डायग्राम में दिखाया, आप देख सकते हो। यह स्थिति एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले की है। तो होगा क्या, पहले सी अर्चिन का एग्जाम्पल ले ले, दो इवेंट क्या होगी वो समझेंगे, फिर ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके दो इवेंट समझ लेंगे। क्या होगा, शुक्राणु जेली एनवेलप के कांटेक्ट में आएगा अपने शीर्ष भाग से। तो ये जेली एनवेलप है, स्पर्म ने कांटेक्ट किया इस जेली एनवेलप से। तो जेली एनवेलप जो था वो इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा कौन सी रिएक्शन को, एक्रोसोमल रिएक्शन को। पहली चीज क्लियर, पहला पॉइंट जो हमें लिखना चाहिए, किसी अर्चिन में एक्रोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट या स्टिम्युलेट या इंड्यूस करने का काम कौन करेगा, ये काम अंडाणु के चारों ओर जो जेली एनवेलप प्रेजेंट है वो करेगा। तो जैसे ही शुक्राणु जेली एनवेलप के कांटेक्ट में आया, एग्लूटिनेशन, समूहन के परिणाम स्वरूप, तो जेली एनवेलप ने एक्रोसोमल रिएक्शन को इंड्यूस किया, इनिशिएट किया। यहां तक ठीक। फिर क्या होगा कि जैसे ही वो जेली एनवेलप के कांटेक्ट में आएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होगी और जो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी कैल्शियम आयन के लिए इंक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम अंदर आएंगे तो स्पर्म में
साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, यानी ये साइटोसोल है स्पर्म का, तो यहां पर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो मैंने बात की थी कि एक्रोसोम की स्ट्रक्चर में एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं, ये गोला जो बैंगनी कलर से बनाया, अभी तक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और शुक्राणु की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग है। कैल्शियम की एंट्री के कारण इस वेसिकल्स में एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। तो कैल्शियम का लेवल जब बढ़ेगा तो ये एक्रोसोमल वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस में जाएगी और अब एक्रोसोम की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो शुक्राणु की है उसके साथ फ्यूज हो जाएगी और अपने कंटेंट को ऐसे रिलीज कर देगी। तो ये कंटेंट रिलीज कब होगा? जब कैल्शियम की एंट्री होगी। कैल्शियम की एंट्री कब होगी? जब स्पर्म जेली एनवेलप को टच करे, स्पर्श करेगा, उसके कांटेक्ट में आएगा। तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई, एक्रोसोमल वेसिकल्स ने अपना कंटेंट रिलीज किया और इसका कंटेंट क्या है? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, जिसमें प्रोटियोजेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो अब जेली एनवेलप को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। ये पहला इवेंट था एक्सोसाइटोसिस का, जिसमें एक्रोसोमल वेसिकल्स इस प्रोसेस द्वारा अपने कंटेंट को बाहर मुक्त करती है। दूसरी बात, दूसरा इवेंट क्या होगा? इतना होने के बाद अब एक एक्टिन फिलामेंट जो है, एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट है, उनसे एक एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण होगा। यहां दिख रहा है। तो ये जो एक्रोसोमल प्रोसेस है, प्रवर्ध है ये एक्चुअल में, इट इज एक्चुअली ए एक्रोसोमल प्रोसेस। ये एक एक्रोसोम का प्रवर्ध है। तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस हुआ, जेली एनवेलप डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये एक्रोसोमल प्रोसेस इंक्रीज होगा, अपनी लंबाई बढ़ाएगा। एक्चुअल में ये प्रोसेस बना हुआ होता है एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट से। तो ये कंटिन्यूली अपनी ग्रो करेगा, अपनी वृद्धि करेगा और जाकर फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट कर लेगा। ये सब एक्रोसोमल फिलामेंट जो एक्चुअल में एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट है, इनकी ग्रोथ हुई और ये एक्चुअल में बना किससे है? एक्रोसोमल प्रोसेस से। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन की, तो वहां दो बड़ी घटनाएं एक्रोसोमल रिएक्शंस के दौरान दिखाई देती है। पहला, एक्रोसोमल वेसिकल्स जो शुक्राणु के शीर्ष भाग में है, वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने कंटेंट को रिलीज करती हैं और इसमें जो एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हुई उसको इंड्यूस करना, प्रेरित करना, ये काम जेली एनवेलप का है जो अंडाणु के चारों ओर उपस्थित है। तो किस प्रकार एक्सोसाइटोसिस हुआ? एक्रोसोमल वेसिकल्स ने अपना कंटेंट रिलीज किया। ये कंटेंट अपने एंजाइमों की हेल्प से जेली एनवेलप को डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद ये एक्रोसोमल प्रवर्ध है, इसमें वृद्धि होगी, ये आउटग्रोथ लंबी होगी जो बेसिकली एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट से बनी है और अंत में वो क्या बना देगी? एक्रोसोमल फिलामेंट। और ये फिलामेंट वृद्धि करके विटेलाइन मेम्ब्रेन को स्पर्श कर लेगा। ये तो मैंने बात की सी अर्चिन में एक्रोसोमल रिएक्शंस कैसे होती। अब मैं बात करूंगा ह्यूमन के ओवम की। तो ह्यूमन में सेकेंडरी oocyte के रूप में है वो ओवम, द्वितीयक oocyte है, उसके चारों ओर कोरोना रेडिएटा है, उसके अंदर जोना पेल्यूसिडा है। अगर हम जोना पेल्यूसिडा देखें तो जोना पेल्यूसिडा की स्ट्रक्चर में ये 3 प्रकार के प्रोटीन हैं
जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन फर्स्ट, जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन नंबर सेकंड और जोना पेल्यूसिडा नंबर 3। उसमें से जो ZP3 है, जोना पेल्यूसिडा नंबर 3, ये जो ZP3 है एक्चुअल में ये मानव के अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन को इंड्यूस प्रेरित करता है। तो जो काम सी अर्चिन में जेली एनवेलप ने किया, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर वो एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रेरित करने का काम ZP3 जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन 3 ये काम करता है। परिवर्तन उसी प्रकार के हैं। इंड्यूस करने के बाद वही एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, मतलब एक्रोसोमल वेसिकल्स अपने कंटेंट को रिलीज करती है और इस कंटेंट में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो अंडाणु के चारों ओर जो सुरक्षात्मक आवरण है जिनमें कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा है, उनको ये नष्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे कई सारे एंजाइम हैं, छोटी क्लासों में आपने डिस्कस किया होगा 10th और 12th स्टैंडर्ड तक। ऐसा ही एक एंजाइम है हाई एल्यूरोनिडेज, कैथेप्सिन, ऐसे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इन एक्रोसोमल कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वही मानव में भी एक एक्रोसोमल फिलामेंट बनेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी और वो लंबाई बढ़ने के बाद जाके टच करेगा किसको, विटेलाइन मेम्ब्रेन को। तो आज हमने बेसिकली फर्टिलाइजेशन से संबंधित एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में डिस्कस की। ये फर्टिलाइजेशन का सेकंड स्टेप है। इससे पहले एग्लूटिनेशन, समूहन की क्रिया होती है, चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ हो चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ हो, दोनों ही टाइप के फर्टिलाइजेशन में एग्लूटिनेशन एक कॉमन स्टेप है। और इस स्टेप में क्या होता है, फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन इंटरेक्शन होती है, शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर एक टॉपिक अलग से मैंने कैपेसिटेशन पे डिस्कस किया और आज हमने एक्रोसोमल रिएक्शन की बात की। एक्रोसोमल रिएक्शन की दो घटनाएं हमें समझ में आई कि एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि जो एक्रोसोम की वेसिकल्स हैं जिसमें वो एंजाइम्स भरे हुए हैं, एक्रोसोम का कंटेंट भरा हुआ है, वो इस प्रोसेस के द्वारा रिलीज किया जाता है। एक तो ये घटना होती है ताकि अगर सी अर्चिन है तो जेली एनवेलप डिस्ट्रॉय करेंगे ये कंटेंट, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा को ये कंटेंट डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद जो एक्रोसोमल प्रोसेस है उसकी लंबाई बढ़ती है और वो एक एक्रोसोमल फिलामेंट बनाता है जो एक्चुअल में एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ है और ये वृद्धि करके जाकर विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है या फिर जोना पेल्यूसिडा तक ये पहुंचेगा और आगे की प्रोसेस होगी। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए, एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम कौन सी स्ट्रक्चर से बना, कौन से एंजाइम एक्रोसोम में हैं और वे किस प्रकार फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब कुछ एक्रोसोमल रिएक्शन का हिस्सा है। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन की जो तीसरी स्टेप है जिसे टाइटल दिया गया है कॉर्टिकल रिएक्शन, उस कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों जरूरी है वो भी डिस्कस करेंगे।
तो आज का जो लेक्चर था अपना एक्रोसोमल रिएक्शन, वो समझ में आया, क्या घटनाएं होती हैं इस समय, और एक्रोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है, सी अर्चिन में जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ह्यूमन में जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि एक्रोसोमल रिएक्शन जरूरी क्यों है। अगर एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं हुई तो ओवा के अंदर स्पर्म का एंटर होना संभव नहीं है, क्योंकि ओवा के चारों ओर अंडाणु के प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जब तक उन कवरिंग को नष्ट नहीं करेंगे तब तक स्पर्म की एंट्री ओवा में पॉसिबल नहीं है, और ये नष्ट करने का काम, पेनेट्रेट करने का काम इस एक्रोसोमल रिएक्शन का होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।